गुड मॉर्निंग। पीएसटीसी फर्स्ट ईयर के ऑनलाइन क्लास भारतीय समाज और शिक्षा के अंदर आपका स्वागत है। आज हम भारतीय समाज और शिक्षा के अंतर्गत पढ़ेंगे पितृसत्ता के संबंध में जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। पितृसत्ता क्या होती है और पितृसत्ता से समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके संबंध में विशेष प्रकार की जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। पितृसत्ता दो शब्दों से मिलकर बना है। पितृ प्लस सत्ता अर्थात पिता द्वारा संचालित सत्ता को ही पितृसत्ता कहते हैं। अर्थात हम देखते हैं कि हमारा जो भारतीय समाज है वो कैसा है, पुरुष प्रधान है। ऐसा पुरुष प्रधान है जिसके द्वारा जो परिवार का जो मुखिया होता है वो कौन होता है, पिता होता है। और जो पिता कहता है वही परिवार के बाकी सदस्यों को मानना पड़ता है। तो ऐसे सत्ता कैसे क्या कहलाती है, पितृसत्ता कहलाती है। ये दो शब्दों से मिलकर बनी पितृ प्लस सत्ता अर्थात पिता के द्वारा घर का शासन है वो संचालित करना पितृसत्ता कहलाती है। फिर नेक्स्ट है इसके अंदर पितृसत्ता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस सत्ता का शासक होता है वो कौन होता है, परिवार में पिता होता है और मुख्य कौन होता है, पुरुष प्रधान शासन व्यवस्था है। जिसके अंतर्गत जो परिवार की जो नाम वंश परंपरा है वो नाम के पिता के नाम पर आधारित होती है। और जैसे पुत्र के जन्म के पीछे भी पिता का नाम लगता है और पुत्र के जन्म के पीछे भी पिता का नाम लगता है और माता का नाम है वो नहीं चलता है। ऐसी स्थिति में कई परिवार ऐसे परिवार क्या कहलाते हैं, पितृसत्तात्मक परिवार कहलाते हैं। और पितृसत्तात्मक परिवार के अंदर पुरुषों की अपेक्षा नारियों की स्थिति काफी शोषणीय होती है। इस प्रकार पितृसत्तात्मक सत्ता के संबंध में विभिन्न बातें वो इस प्रकार से है। जिसके अंतर्गत पहली बात है भारतीय समाज में पितृसत्ता अधीन। हमारा भारतीय समाज है वो कैसा है, पितृसत्ता के अधीन है। भारत एक भारतीय समाज पितृसत्तात्मक समाज है जिसके अंतर्गत नारियों को पुरुषों की भांति निम्न समझा जाता है और सदियों से ही ऋग्वेद से ही नारियों को अबला समझा जाता है। और उनका मानना है कि नारी पुरुषों के समान शक्तिशाली नहीं होती है। अतः पितृसत्तात्मक समाज में नारियों की स्थिति काफी शोषण है और हमारा भारतीय समाज पितृसत्ता के अधीन है। फिर दूसरा है महिलाओं का आत्मनिर्भर न होना। पितृसत्तात्मक विशेष समाज की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि पितृसत्तात्मक समाज के अंतर्गत पुरुषों द्वारा नारी भी क्या है, एक स्वयं आत्मनिर्भर नहीं हो सकती। उसे किसी कार्य के लिए पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता है। यहाँ तक कि उसे सामाजिक प्रतिष्ठा या सामाजिक समारोह में सम्मिलित होने के लिए भी अपने पति की अनुमति लेनी पड़ती है। इस प्रकार से नारी का कहीं न कहीं आत्मनिर्भर न होना ये भी पितृसत्तात्मक को एक बढ़ावा देने वाली बात है वो कही जाती है। तो नारी आत्मनिर्भर होगी तो वो स्वयं अपने कार्य स्वयं कर सकेगी और किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं रहेगी और सेल्फ डिफेंडेंट बन जाएगी। और ऐसी स्थिति में नारी है वो समाज में उत्तरोत्तर नारी का विकास होगा। नेक्स्ट है संपत्ति का समान अधिकार न होना। पितृसत्तात्मक समाज के अंतर्गत संपत्ति का समान अधिकार नहीं होता है। पितृसत्तात्मक समाज के अंतर्गत पिता की संपत्ति पर पूर्ण रूप से अपने पुत्र का अधिकार होता है, न कि उनकी पुत्री का होता है। और माता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है और न कि उनकी बेटियों का होता है। इस प्रकार से पितृसत्तात्मक समाज के अंतर्गत महिलाओं के कुछ समान अधिकार होने के बावजूद भी संपत्ति का समान अधिकार है वो नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में पितृसत्तात्मक समाज है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन है, महत्वपूर्ण भूमिका बढ़ रही है उसकी। फिर नेक्स्ट है राजनीतिक दलों में स्त्रियों की सहभागिता कम होना। वर्तमान समय में हम देखें कि नारियों के भी राजनीतिक के अंदर महिलाओं के पुरुषों के समान 50% सीटों का आरक्षण है, लेकिन वे अपने अधिकार का सही रूप से उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो सही रूप से उपयोग नहीं कर पाने का एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि राजनीतिक दलों के अंतर्गत यह महिला शामिल तो हो जाती है लेकिन उनकी जो सहभागिता है वह पुरुषों के ऊपर ही निर्भर करती है। और जैसे गाँवों के अंदर ही देख लेते हैं, महिला सरपंच का चुनाव लड़ती है और वो सरपंच बन जाते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से सरपंच का शासन है वो स्वयं नहीं संभालती है बल्कि उसके पति द्वारा संभाला जाता है। तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों के अंदर महिलाओं की सहभागिता जिसके कारण कम होती जा रही है और महिलाओं की स्थिति शोषणीय होती जा रही है। नेक्स्ट है
धार्मिक क्रियाएं नारी पर आधारित। हमारे धार्मिक साहित्य के अंतर्गत देखेंगे तो कई ऐसी धार्मिक क्रियाएं हैं जो नारी के ऊपर आधारित है, नारी के द्वारा ये संपन्न किया जाता है। हमारे धर्म शास्त्रों में देखें तो उपवास है, व्रत है, दान पुण्य है, ये सभी की सभी व्यवस्था किसके ऊपर निर्धारित है? नारी के ऊपर निर्धारित है। ये सभी की सभी व्यवस्था नारी करती है और पुरुषों का कार्य है केवल उन्हें धन कमाना, अर्जित करना है। बाकी जो धार्मिक क्रियाकलाप है वो किसके द्वारा? नारी द्वारा संपन्न किए जाते हैं। यहाँ तक कि किसी भी प्रकार का हम यज्ञ करवाते हैं तो उसके अंतर्गत भी नारी की एक विशिष्ट महत्वता दी जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं धार्मिक क्रियाओं के द्वारा भी ऐसा माना जाता है कि नारी को अत्यधिक मात्रा में स्वतंत्रता देने से नारी है वो काफ़ी बिगड़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में नारी कई धार्मिक क्रियाएं के द्वारा नारी का शोषण भी किया जाता है। इस प्रकार से हमारे धर्म शास्त्रों के अंतर्गत नारी कहीं पर तो नारियों के लिए सम्मान की बात लिखी जाती है और कहीं पर नारियों को नारियों के संबंध में शोषण करने वाली बातों का भी जिक्र किया जाता है। जैसे हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है, यत्र नारीस्थ पूज्यते तत्र रमन्ते, जहाँ पर नारी का सम्मान किया जाता है वहाँ देवता निवास करते हैं, ऐसी बातों का भी उल्लेख है। लेकिन कहीं पर ऐसा भी बताया गया है कि नारियों को अत्यधिक मात्रा में स्वतंत्रता देने से नारी है वो काफ़ी बिगड़ जाती है, ऐसा भी बताया गया है। फिर है विवाह संबंधी भेदभाव। पितृसत्तात्मक सत्ता के अंतर्गत विवाह संबंधी काफ़ी भेदभाव किए जाते हैं, जिसके अंदर बालक और लड़के और लड़की में काफ़ी भेदभाव किया जाता है। परिवार के अंदर लड़के को तो ये स्वतंत्रता दी जाती थी कि वह अपनी इच्छा की किसी भी लड़की से शादी कर सकता है, उसे स्वयं वधु का चयन करने की अनुमति छूट थी। लेकिन लड़की को ऐसी अनुमति नहीं थी। लड़की के लिए ऐसी व्यवस्था थी कि वह अपने माता पिता के द्वारा निर्धारित स्थान पर ही शादी करती थी। अगर विवाह संबंधी भी आदि कई भेदभाव है वो पितृसत्तात्मक सत्ता के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है नारियों की शोषणीय स्थिति। पितृसत्तात्मक समाज के अंतर्गत नारियों की स्थिति है वो काफ़ी शोषणीय थी। नारी को अत्यधिक मात्रा में पितृसत्तात्मक समाज में काफ़ी शोषण किया जाता है। आज देखती सी बात है, जब समाज के अंदर पितृसत्तात्मक समाज होगी तो वहाँ अत्यधिक मात्रा में जो चलेगा वो किसकी बातें चलेगी? पुरुष की बातें चलेगी। पुरुष यदि नारी का कहता है कि आपको घर से बाहर नहीं निकलता, ऐसी स्थिति में नारी घर से बाहर नहीं निकलेगी। इसी प्रकार से नारी पर विभिन्न प्रकार के शोषण है वो किए जाते थे। उनको कन्या भ्रूण हत्या की जाती थी, उनकी दहेज प्रथा आदि कई प्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ जिसके द्वारा नारियों का अत्यधिक मात्रा में शोषण किया जाता था। कई पर तो दहेज प्रथा के ऐसे मामले सामने आते हैं कि दहेज न देने के कारण नारियों को मार दिया जाता था। इस प्रकार से नारियों की जो स्थिति थी वो काफ़ी दिन ब दिन शोषणीय बनती जा रही थी। इसके अलावा दहेज प्रथा के अलावा पर्दा प्रथा है, पर्दा प्रथा है, फिर विधवा विवाह न होना आदि स्थिति ऐसे कई सामाजिक कुरीतियों के द्वारा नारी की स्थिति है वो काफ़ी शोषणीयपूर्ण होती जा रही थी। इस प्रकार से पितृसत्तात्मक समाज के अंतर्गत हम अत्यधिक मात्रा में देखें तो पुरुष और नारियों में विभिन्न प्रकार से भेद किया जाता है। उस भेद को मिटाने के लिए हमें विभिन्न रूप से प्रयासरत रहना होगा, तभी जाकर पितृसत्तात्मक समाज है उसके अंदर काफ़ी सुधार आ पाएगा। तो इसके लिए हमें विभिन्न रूप से संगठित होना पड़ेगा और पितृसत्तात्मक के अंदर जो कैसी सामाजिक प्रथाएं है, कुप्रथाएं है, उस कुप्रथाओं को रोकने होगा, तभी जाकर हमें नारियों का सम्मान होगा और नारी संबंधित होने वाले समाज के अंदर शोषण है उन शोषणों से नारियों को हम बचा पाएंगे। अतः पितृसत्तात्मक समाज के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण बातें हैं, उन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और उनके प्रति हमें सजग कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी जाकर समाज की स्थिति काफ़ी अच्छी बन पाएगी। अतः आज की क्लास में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।